परमाणु हथियार होना ये दुनिया के लिए ठीक बात नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? क्या पाकिस्तान भी अपने आप को नेक्स्ट इन द लाइन समझे? बहुत सारी बातें ऐसी जो आज बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए प्रतिशोध के इस अंक में, लेकिन इस खबर के साथ शुरुआत कर रहा हूं। ईरान के 3 शहरों पर इजरायली अटैक, खुर्माबाद, कोम और इस्फहान में गिरी मिसाइलें। इस्फहान की न्यूक्लियर साइट पर भी अटैक, 5 लोगों की मौत और 4 जख्मी। हर दिन आप ये नाम सुन रहे हैं, कुछ एक नाम हर दिन आप सुन रहे हैं जो कि इजराइल के हमलों के बीच ईरान में आप सुन रहे हैं, जिनमें से एक इस्फहान भी है, जिसमें से एक फोर्डो भी है, जिसमें से एक नतांज भी है। और आज एक बार फिर इस्फहान में हमले की ये खबर सामने आई है। खुर्माबाद, कोम, इस्फहान की न्यूक्लियर साइट पर एक बार फिर से हमला। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कल जो रात बीती, अगर आप ईरान के समय के मुताबिक बात करें तो 9:00 पर वहां पर एक भूकंप आया रिक्टर स्केल में, जिसकी तीव्रता 5 के आसपास थी। कुछ लोगों ने यह कहा कि क्या इस संघर्ष के दौरान ईरान ने अपने किसी न्यूक्लियर हथियार की टेस्टिंग कर ली है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये जो अर्थक्वेक आया है, ये असल में परमाणु हथियार के टेस्टिंग की वजह से। अब यहां पर देखिए आप, ईरान को झटके पे झटके इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वहां कमांडर्स के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। अब ड्रोन यूनिट के उनके जो कमांडर थे उनको भी मार दिया गया है, और बताया ये जा रहा है कि ये झटके जो हैं वहां की लीडरशिप को और वहां के कमांडर्स को एक अजीब भ्रम की और अंडर कॉन्फिडेंस वाली स्टेज में इसलिए लेते जा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है न जाने नंबर नेक्स्ट किसका हो। और इस तरीके से टारगेट किलिंग जब एक तरीके से हो रही है वहां कमांडर्स की और वैज्ञानिकों की, तो अब वहां तो ये भी कह दिया गया है। हमारे साथ पीके श्रीवास्तव सर हैं, एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव। आप लगातार प्रतिशोध में उनके साथ मिलते रहे हैं और आज जनरल सिवाज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं आपका। ये कहा जा रहा है कि वहां स्मार्ट वॉच हो, लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो, कमांडर्स को ये कह दिया गया इन सबसे दूर रहो, न जाने कौन तुम्हारी जान ले ले। इस तरीके का डर वहां के लोगों में हो गया है, और ऐसे में लड़ाई लड़ना इजराइल के खिलाफ ये ईरान के भीतर कितनी बड़ी चुनौती होगी एयर मार्शल सर? दिनेश, इसमें कोई शक नहीं है कि ये वॉर जो है प्योरली टेक्नोलॉजी वॉर है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, और एयर वॉर है। इसमें कॉन्टेक्टलेस वॉर है, और जो कॉन्टेक्ट में चीज आ रही है वही भुड़ुम हो जा रही है। आपने देखा ही कैसे हिजबुल्लाह के साथ हुआ था। तो ये सब मिला जुला करके इजराइल का जो भय है वो पूरा ईरान में व्याप्त है पूरी तरीके से। और ये जो आपने बात की कि जो ये सिस्मिक एक्टिविटी हुई है वहां पर, भूकंप आया है, इस भूकंप के बारे में 2 परिकल्पनाएं हैं। एक ये है, पहली ये है कि शायद एक न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट या एक्सप्लोजन किया है ईरान ने बिफोर वो बॉम्ब बना सके। तो ईरान के पास इस वक्त जो 60% वाला है उससे क्रूड बॉम्ब बन सकता है, इसकी संभावना है। लेकिन वो मेटिंग करके चीज को असेंबल करके फ्यूजन और फिशन बनाने में टाइम लगता है। तो मैं इस संभावना से इसके प्रति मेरा रुझान बहुत कम है। लेकिन जो अटैक्स हुए थे हैवी वाटर पर और जो बाकी अटैक्स हो रहे हैं उनकी वजह से अगर कोई क्षति हुई हो, जो जैसा कि आपने किराना हिल्स के बारे में भी कई बार हुई थी, तो उस संभावना को ज्यादा हम मजबूत करेंगे। बड़ी बात कही जा रही है। ये अर्थक्वेक आया है तो ये हो सकता है कि ये जो धरती का हिलना है दुनिया के उस हिस्से में, ये मुमकिन है कि वहां परमाणु एक्टिविटी कोई हुई हो, लेकिन वो वहां हथियार बनाने की टेस्टिंग हुई हो, इसकी संभावना कम लगती है। लगता है स्टोरेज साइट पर लगता है हमला हुआ है और उसकी वजह से हुआ होगा। जनरल सिवाज का भी नजरिया लूंगा, लेकिन उससे पहले युद्ध के 9वें दिन ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। एक दिन में ईरान के 3 कमांडर मारे गए हैं। ड्रोन यूनिट IRGC कुद्स फोर्स के चीफ मारे गए। IRGC के फिलिस्तीनी मामलों के अधिकारी भी मारे गए। कमांडर्स को एक एक चुनकर, ये यहां पर सबसे बड़ी बात यह है जनरल सिवाच, मुझे लग रहा है कि कुर्सी अगर खाली हो रही है उसकी जगह दूसरे को बिठाया जा रहा है कि भाई अब ये चले गए, इनकी जगह आप आइए। उनका भी नंबर लग जा रहा है। अब लोग ये कहेंगे डेजिग्नेशन मत दो भाई साहब, ऐसे ही काम करते रहेंगे। मुझे तो ये लग रहा है ईरान में। हाँ बिल्कुल दिनेश, इसमें कोई शक नहीं। देखो ये सच्चाई है कि मोसाद जो है इसकी इंटेलिजेंसी इजराइल की, वो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं ईरान में, और ये सारे कार्रवाई वो करा रही है। और जिस प्रकार से सटीक हमले हो रहे हैं, ड्रोन से हमले कराए इन्होंने, जिस प्रकार से इन्हें टॉप साइंटिस्ट मार दिए, 9 मारे हैं टॉप साइंटिस्ट, जो कि इसका मतलब ये भी शक होने लगा है कि अगर ये साइंटिस्ट मर गए तो जो न्यूक्लियर फैसिलिटी ये पहुंच गए थे 60% एक प्रकार इनरिचमेंट के और 90 की तरफ जा रहे थे, इसमें कोई शक नहीं कि क्या वो अब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके टॉप
पूरे जो साइंटिस्ट मारे। ये तो देखिए ना सर, एक के बाद एक ये लाइन लग गई है। हाँ, देखो ये अगर एक के बाद एक पूरे साइंटिस्ट और कमांडर उनके चले गए, मिलिट्री और सर कमांडर किसी उसको ठीक है, आपके उनके डेप्यूटी भी होते हैं जो उनको उनकी जगह आकर काम कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है उनका जितना समृद्ध अनुभव होता है, जो कैपेबिलिटी होती है, ओवरनाइट रिप्लेस नहीं हो सकती है सर। बिल्कुल नहीं हो सकते। और देखो आप IRGC का कमांडर मारा, आर्मी कमांडर मारा गया, इनका एयरफोर्स का मारा गया, नेवी का कहते हैं कि वो भी मार दिया गया है। तो सच्चाई यह है, अभी ड्रोन का कमांडर मारा गया। अब इतना दहशत फैल गया, कोई बनना नहीं चाहता कमांडर, उसको डर लगता है अगर मैं कमांडर बन गया तो अगला नंबर मेरा होगा। ये सच्चाई है कि ये जो वार किया है इजराइल ने, ईरान की कमर तोड़ दी नहीं सर, और दूसरी बात है मार्शल पीके श्रीवास्तव, तो आप बताइए, मैं तो जो रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं उसमें यह भी पता चल रहा है, कई जगहों पे मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वहां पर इन्होंने मिसाइल असेंबल की है, मोसाद के लोगों ने वहां ठिकाने बनाए, ड्रोन असेंबल किया, मिसाइल असेंबल की। बिल्कुल सही आपने सुना है। दर्शकों को जानना चाहिए कि मोसाद की इतनी पैठ थी ईरान में कि उन्होंने वहां पर करीब तेहरान से 200 किलोमीटर दूर अपनी यूएवी की फैक्ट्री खोली हुई थी, और उसके अंदर जो उन्होंने टेक्नोलॉजी का उसमें यूज किया था, ये प्रिसिशन अटैक आप देख रहे हैं, जो 9 साइंटिस्ट मर गए। मिलिट्री लीडर्स तो फिर भी उनकी एक हायरार्की होती है, ट्रेनिंग हायरार्की होती है, माफ जो कीजिएगा, replace होते हैं। आपको बीच में रोक के एक बात कह रहा हूं, कई लोग ये भी कह रहे हैं मोसाद अपने आप में बहुत केपेबल है, लेकिन ईरान के अंदर भी बहुत सारा असंतुष्ट धड़ा है जो उस मोसाद को काम करने के लिए कंड्यूसिव जमीन देता है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं दिनेश। बिना उस धड़े के, बिना उस तरह की जमीन के आप कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। अगली खबर दिखाता हूं, उसके बाद आपके कमेंट के लिए आता हूं सर। तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है जंग, इजराइल ईरान वॉर पर पुतिन का बड़ा बयान। ईरान के लिए रूस और चीन बनाएंगे यूनाइटेड फ्रंट। पुतिन और जिनपिंग की फोन पर बात हुई, यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगे। ये कहने का मतलब क्या है, इसके मायने क्या है जनरल सिवाच? बिल्कुल, देखो सच्चाई है, कहीं ना कहीं रूस वार्न कर रहा है, चीन भी वार्न कर रहा है। अगर इसके अंदर अमेरिका शामिल होगा तो कहीं ना कहीं खुल के जो है रूस और चीन आ जाएंगे। मगर अगर आप ये देखें कि काबिलियत वाइज, क्षमता वाइज, क्या रूस के पास अभी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो ओपनली आ जाएगा? क्योंकि वो एक यूक्रेन के साथ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, और वो रूस वर्सेस नाटो है, क्योंकि पूरे हथियार यूक्रेन को नाटो, तो ये पोस्चरिंग ज्यादा है। हाँ, पोस्चरिंग ज्यादा है। चीन देगा। देखो चीन का क्या है कि 80% उसका जो ऑयल है, जो ईरान करता सप्लाई, वो चीन लेता है। तो अगर कुछ ना कुछ ईरान के ऊपर होता है तो चीन की तो टेसिटली सपोर्ट करेगा ना सर, खुल के तो नहीं आएगा। हाँ, ये पोस्चरिंग करेगा जरूर कि हम यूनाइटेड फ्रंट बना रहे हैं। बिल्कुल, दो बातें और करेगा। हाँ, ये सच्चाई, हथियार, अम्यूनिशन चीन के बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे क्या सर? नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि चाइना और रशिया और चाइना मिलकर कह रहे हैं यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगे, ये सॉलिडेरिटी में ईरान के साथ। लेकिन ये पोस्चरिंग ज्यादा लग रही है, उसके और मायने कम है, ये कह रहे हैं एक्सपर्ट्स। अमेरिका ने रवाना किया ईरान का काल व्हाइटमैन एयरबेस से B-2 परमाणु बॉम्बर्स निकले। डियागो गार्सिया एयरबेस के लिए ये रवाना। फोर्डो एटमी प्लांट पर हमले की आशंका बढ़ी। B-2 बॉम्बर्स के साथ 8 एयरफोर्स टैंकर्स भी शामिल हैं, मतलब ये रिफ्यूल करने का काम करेंगे। हालांकि B-2 बॉम्बर्स को कहते हैं बहुत